हेलो गाइस, तो जेजेके इज नाउ फाइनली बैक। जुजुत्सु काइसन के ऑथर गेगे कागाटामी की नई मांगा आ चुकी है और ये जो नई मांगा है ये डायरेक्ट स्पिन ऑफ है हमारे ओरिजिनल जेजेके का। अब इसके बारे में रूमर्स बहुत पहले से आ रहे थे, बट हमें ये क्लियर नहीं था कि ये जो मांगा है ये जेजे से कनेक्टेड है कि नहीं। बट अभी क्लियर है और इसका पहला चैप्टर भी आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसके फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं और तुम्हें ये अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल जेजे का लास्ट चैप्टर है उसकी चीज़ों को भी बताने वाला हूँ, जैसे तुम्हें पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये किस तरह से उससे कनेक्टेड है। और वैसे तो इसका नाम जुजुत्सु काइसन शिबुडन होना चाहिए था, बट नहीं, इसका नाम है जुजुत्सु काइसन मोडोलो। अब अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस तरह के वीडियोस को देख सकते हो। और साथ ही मैं एनीमे, मांगा, मूवीज़ पर भी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ओरिजिनल जेजेके की एंडिंग से। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो हमारे एंडिंग में दिखाया गया था कि यूजी, मेगुमी और नोवारा ने बहुत ही मुश्किल से सुकुना को हरा दिया था। और फिर हुआ टाइम स्किप, जहां पर हमें बताया गया कि जो हमारा यूटा है उसने माकी के साथ शादी कर ली और उनके 2 ग्रैंड चाइल्ड भी हैं जो लोग पांडा के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर एक स्पेसशिप है। अब जो ये स्पेसशिप है यूएसए के नेवाडा स्टेट के ऊपर में है और ये साल है 2086। अब जो स्पेस में जो एलियंस हैं वही लोग अपने आप को सुमेरिया कहते हैं और स्पेसशिप में इनकी क्वांटिटी लगभग 50,000 की है। और ये लोग यहाँ पर किसी चीज़ से बच कर आए हैं, पर किससे बच कर आए हैं ये हमें नहीं पता चलता। अब फिर हमें स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग हैं जिनके सामने शायद इनका लीडर है जो अपने थ्रोन में बैठा है और इसके 2 लंबे लंबे सींग हैं और इसी के सामने 2 लोग हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं। और किसी चीज़ पर इसका जो लीडर है ये हैरान है और कहता है जापान। और फिर ये कहता है कि मेरे को तो लगता था कि अर्थ के सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए है, बट इसको क्या पता यूनिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। इससे तो सुकुना भी नहीं बच पाया। फिर हमें इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मारू, किसकी पता नहीं। ये बताता है कि हाँ, यूएसए बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बट अननेचुरल थिंग्स या ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन डील नहीं कर सकती वो चीज़ जापान में की जाती है। और फिर इसे कुछ समझ में आता है और वो कहता है कि मेरे को लगता है कि जापान में कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो ये काम को करता है। फिर इनके साथ जो तीसरा आदमी है वो कहता है कि उन्हें सॉर्सरर्स कहते हैं। फिर यहाँ पर सीन कट होता है। फिर सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमारे यूटा और उसकी ग्रैंड डॉटर एक साथ है। ये लोग खेल रहे हैं और हमारा यूटा अपनी रिंग अपनी ग्रैंड डॉटर को देता है। अब इस चीज़ को देखकर उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि क्या मैं सीरियसली इसे ले लूँ। और ये चीज़ सुनकर यूटा थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो भी समझ के कहता है कि मेरे को पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी करती हो, पर मेरे को विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत ही पावरफुल और एक अच्छी सॉर्सरर बनोगी। और ये चीज़ सुनकर उसकी डॉटर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, मैं जरूर स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी। और उसकी ग्रैंड डॉटर का नाम यूका है। और फिर इनके बीच में हमें होलसम मोमेंट दिखाए जाते हैं। फिर जब यूका 10 साल की होती है तो उस समय हमारे यूटा की डेथ हो जाती है, ऑफकोर्स ओल्ड एज से, बुढ़ा हो गया था हमारा लड़का। और जो लोग उनके फेनरल में आए हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ माकी उनसे पहले गुजर गई और अब ओल्ड एज से हमारा यूटा मर गया। और यहाँ पर उसके कॉफिन के सामने यूका रो रही होती है और कहती है कि ग्रैंडपा, मैं ज़रूर स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। और ये सब होने के बाद एक लेडी आती है और वो यूका से वो रिंग को ले लेती है। यूका बोलती है कि आप मेरे से ये रिंग को कैसे ले सकती हो, ये मेरे को दादाजी जी ने दी है। पर वो लेडी कहती है कि मैं गोजो क्लैन से बिलोंग करती हूँ और जो ये कर्स आइटम है ये हमारा है और तुम्हारा इस पर कोई भी ओवरराइट नहीं है। अब मजबूरन उसे वो देना पड़ता है और ये जो रिंग है ये दी जाएगी उसके भाई को। अब फिर वो दौड़ते दौड़ते अपने भाई के पास आती है और उस रिंग को उसे मांगती है, पर उसका भाई कहता है कि इसमें ना ही तुम्हारा डिसीजन है ना ही मेरा, मैं इसे नहीं दे सकता। उसकी ये बात सुनकर ये भड़क जाती है और उस पर हमला करने के लिए आती है, पर उसका भाई उल्टा उसे पीट देता है। बट वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि मैं ज़रूर स्ट्रांग बनूंगी, जिससे लोग मान लें कि इस रिंग की असली हकदार मैं हूँ, ना कि मेरा भाई। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा आदमी और उसके बगल में एक बच्चा गेम खेल रहा होता है। वो बड़ा आदमी कहता है कि तुम इस तरह के गेम कैसे खेल सकते हो जहाँ पर तुम लोगों को मारो। तो बच्चा कहता है कि ये बहुत नॉर्मल बात है सर, आप नहीं जानते यहाँ के बच्चे लोग गेम में क्या रियल लाइफ में भी मार देते हैं। तो वो आदमी कहता है कि ये चीज़ अगर तुम्हारे साथ भी हुई तो बच्चा कहता है इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, स्टूपिड किड। फिर सीन यहाँ कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूकी, उसका भाई सुजुकी, हाँ उसका भाई का नाम सुजुकी है, उनका एक सुपरवाइजर है और जो एलियन हमने स्पेसशिप में देखा था वो भी है। तो ये लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि कई टाइम से जापानीज लोगों को किडनैप किया जा रहा है और जो भी कर रहा है वो जापानीज लोगों का यूज़ एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कर रहे हैं।
तो अब अगर तुम्हें नहीं पता तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है केंजाकू से, वही जो यूएसए गया था और वहाँ बताया था कि इस तरह के सॉर्सर्स हैं और तुम इसका यूज़ कर सकते हो। और यूएसए की आर्मी कलिंग गेम के बीच में आ गई थी और कुछ सॉर्सर्स को पकड़ भी लिया था। और हमें बताया जाता है कि स्पेशली बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। फिर मारू अपना पूरा नाम बताता है जो तुम पढ़ सकते हो। इसको देखकर युका बड़ी हैरान होती है क्योंकि वो एक फॉरेनर सॉर्सरर है। इसको शायद मैगेल के बारे में नहीं पता, जो गोजो जैसे बंदे से लड़ चुका है और इनके दादा का टीचर भी रह चुका है। अब वो बताती भी है कि जो एक कर्स टेक्निक है स्पेशली जापानीज लोगों में ज़्यादा बिलोंग करती है, इसलिए ज़्यादातर सॉर्सरर्स जो हैं वो जापान से ही रहते हैं। और वो थोड़ा कर्स एनर्जी सबके बारे में बताती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारू ने अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखी है, मतलब इन लोगों को नहीं पता कि ये एलियन है, या तक कि उनके सुपरवाइजर को भी नहीं पता। वो भी बताते हैं कि बाहर से आया सॉर्सरर है। और ये सब सिचुएशन को देख के लगता है यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है और उन्हें हाई प्राइस में बेचा भी जा रहा है। और सुजुकी यहाँ बोलता है कि इस पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आपको उसे नहीं पता। तो ये चीज़ सुनकर वो कहता है कि फिर ये हमारे साथ यहाँ क्यों आ रहा है। पर उसकी बहन युका कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी इस सब के पीछे कर्स यूजर हो जरूरी तो नहीं। तो मारो पूछता है ये कर्स यूजर क्या होता है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। और ये चीज सुनकर सुजुकी बोलता है ये बंदा हमारे साथ नहीं आने वाला, इसे तो ये तक नहीं पता कि कर्स यूजर क्या होता है। फिर ये लोग भाई बहन लड़ने लगते हैं और इनकी बातों पर हमारा मारो बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये कर्स टेक्निक, कर्स एनर्जी ये सब होती क्या है। सुजुकी कहता है कि हमारा पाला अगर कोई जुजू सॉर्सर से पड़ गया तब हम क्या करेंगे। फिर मारो कहता है कि जुजू ये क्या होता है। अब क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। कोर्स यार उसको ये सब नहीं पता है यहाँ पे। और युका कहती है कि अगर तुम बार बार इन चीज़ों को पूछते रहे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और उनका जो सुपरवाइजर है वो कहता है कि मारो जो है वो यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आया है कि तुम लोग कैसे यहाँ पर काम करते हो। और युका कहती है कि कहाँ से आया है, तो फिर सुपरवाइजर कहता है कि सिक्योरिटी ट्रेटी ने इसे यहाँ भेजा है, जैसा उसामी सान ने कहा। अब उसामी कौन है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो हमारी ओरिजिनल जेजेके में ग्रेड ए का एक पावरफुल सॉर्सरर है जो कुसाकाबे के लेवल का है। और ये चीज़ गोजो ने भी मेंशन की थी। और यहाँ पर जो हमारा मारो है वो इस सबको बस देख रहा है और समझ रहा है कि यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं। और वो इस काम के लिए ही यहाँ पे आया है कि वो सॉर्सरर्स को अच्छी तरह से जान सके। एंड ही क्लियर्स कि वो यहाँ पर सिर्फ देखने आया है कि कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो मुझसे उम्मीद बिल्कुल मत रखना। और ये चीज़ सुनने के बाद ये लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। एंड हमारा मारो उदास हो जाता है कि वो उसे ऐसे छोड़ के कैसे चले गए। बट वहाँ पर युका आती है और उससे बात करती है और वो देखती है कि बेचारा मारो तो बहुत उदास हो चुका है, तो उसे ले जाती है खाना खिलाने के लिए और उसका मूड ठीक हो जाता है। एक मिनट रुको, हेलो वीनस, ये तुम्हारा फूफा का लड़का है क्या। अब फिर लोग बात करते हैं जहाँ पर युका बताती है अपने भाई के बारे में कि उसके पास मेरी रिंग है जो मेरे को मेरे दादा ने दी थी, पर वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए वो उसको रिंग मिल गई। वो बताती है कि मैं ज़्यादातर अपना टाइम अपने दादा के साथ स्पेंड करती थी और वहीं पर जो मेरा भाई है वो ज़्यादातर टाइम अपनी दादी के साथ स्पेंड करता था, यहाँ तक कि उसको स्वॉर्ड चलाना भी माँ की यानी उसकी दादी ने सिखाया है। अब वापस ये लोग अपने काम में लग जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। फिर युका बताती है कि नॉर्मल पुलिस भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई सॉर्सरर हो। और ये चीज़ जो है उसका भाई भी समझ गया है और ये लोग वापस में मिल जाते हैं। फिर वापस से इन भाई बहन के बीच तू मैं होती है और हमारा मारो माफी मांगता है। तो युका कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो। एंड नाउ ही सेज कि मेरा भी एक भाई है बट हमारे बीच में कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद से मारो इतना कुछ कहता है अपने भाई के बारे में, पर युका बाद में उसे कहती है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा कुछ भी चल रहा हो उसको साइड करो, मेरे को बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर मेरा भाई कौन मैं कौन। फिर लोग चलते रहते हैं। फिर इन्हें मिलता है ब्लॉक, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और उस ब्लॉक को पार करके जब आगे जाता है तो वहाँ पर दो हाथ आते हैं और उसको ले जाते हैं। एंड नाउ सुजुकी अंडरस्टैंड कि ये कोई सॉर्सरी कर रहा है और साथ ही जो बैरियर लगाया है इसमें वो टेलीपोर्टेशन का भी यूज कर रहा है, तो वो ऑफकोर्स एक हाई लेवल का सॉर्सरर है। फिर मारो अपनी बहन को कहता है कि तुम जाके अथॉरिटीज को बताओ, मैं उस बच्चे को ढूंढता हूँ। और उसकी बहन मना करती है पर उससे पहले ही वो चल जाता है और उसके हाथ से उसकी स्पॉट गिर जाती है और हमारा सुजुकी भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर उसकी बहन समझ जाती है कि जिसने भी ये बैरियर लगाया है ये ध्यान रखा है कि बैरियर के अंदर सर्टेन लेवल के ही कर्स यूजर जा सके, जिसकी वजह से सुजुकी तो चला गया पर उसकी कर्स वॉर्ड नहीं गई। और ये चीज सुनकर मारू कहता है कि एक मिनट, तुम्हारा भाई तो सॉर्सरर है पर वो एंटर कर गया, पर वहीं पर उसकी तलवार नहीं गई जिसमें कर्स है और इसके अंदर सर्टेन लेवल के ही कर्स यूजर जा सकते हैं, तो क्या तुम्हारे भाई के अंदर कर्स नहीं है। देन शी सेज कि हाँ मेरे भाई के अंदर कर्स प्लेट नहीं है बट वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, और उसकी ग्रैंड मदर माकी जो थी वो भी फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इस कंडीशन को हेवनली रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। जो सॉर्सरर्स हैं वो कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर सकते बट वो फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और एक ऐसा बंदा भी था
जो इतना ज्यादा पावरफुल था, हेवनली रेस्ट्रिक्टेड था, जिसने गोजो को भी मौत तक ढकेल दिया था। एंड दैट्स वाई कि जो हमारा सुजुकी है वो कर्स टूल का यूज करता है, क्योंकि वो कर्स एनर्जी का यूज नहीं कर सकता। तब मारो कहता है कि हमें किसी न किसी तरह से वहां जाना होगा, तुम्हारे भाई को बचाना होगा। मैं अपने भाई का रिलेशन अपने साथ ठीक करूंगा, तुम अपने भाई के साथ करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे को हमने आगे देखा था, उस बच्चे के साथ जो गेम खेल रहा था, ये वही बंदा है जो इन बच्चों को पकड़ रहा है। और जो हमारा सुजुकी है वो बंधा हुआ है यहाँ पे। एंड ही सेज कि तुम बहुत बड़े फूल हो। मैंने ऐसा बैरियर लगाया था कि जो भी उसको पार करता था वो अपने आप ट्रैप हो जाता था, और इस तरह मैंने कई बच्चों को फंसाया है। और ये चीज़ हम उसके पीछे देखते भी है, जहाँ पर कई बच्चे पाउच के अंदर में बंद हैं। और जो बंदा है वो कहता है कि मैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बहुत जल्दी बंद करने वाला हूँ, और शायद तुम्हें नहीं पता तो एलियंस धरती पर आ चुके हैं। और ये चीज सुनकर शिजुकी को लगता है कि पागल हो चुका है, ये कैसी बातें कर रहा है। और वो कहता है कि क्या वो लोग इतने स्मार्ट हैं जो हम लोग को भी हरा दे। और फिर ये बंदा बताता है कि आज से 68 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिन्होंने उन एलियंस को ट्रिगर किया, और ये टाइम था कलिंग गेम का टाइम। और ये सब बताते हुए वो यूटा, गोजो, ये लोग को याद करता है, और हम उसको पैनल्स में देख पाते हैं। तो सुजुकी बोलता है क्या वो अभी भी जिंदा हैं? तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि कुछ सोर्सरर्स तो अभी तक जिंदा हैं। और वो आदमी बताता है कि इसी टाइम में उनको पता चला कि वो सोर्सरर्स का यूज एनर्जी फ्यूल के लिए कर सकते हैं, और जो इसका लास्ट टारगेट होगा वो सुजुकी होगा। और जो हमारा सुजुकी वो कहता है कि तुम बच्चों को इस तरह से कैसे कर सकते हो। देन ही क्लियर दैट कि वो बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करेगा और आगे चल के इनका यूज करेगा। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारे अंदर भी जो कर्स एनर्जी है वो इतनी कम है, और फिर वो उसे पीटने लगता है। फिर अचानक से वो बंदे के ऊपर एक फोर्स आती है, और उसके बाद यूका और मारू वहां पर आ जाते हैं। और ये यहाँ पर मारू की वजह से पहुंचे। उसने यूका की हेल्प से सुजुकी को ढूंढा, बिकॉज ये लोग ब्लड रिलेटेड है। फिर यूका वहाँ पर सामने आती है, तो यहाँ पर यूका सीधा अपने भाई से लड़ने के लिए आ जाती है। मीन्स यहाँ पर इनका अलग ही चल रहा है, जिससे वो अपने भाई को चैलेंज करती है, पर उसका भाई उसे वापस से पीट देता है। और ये चीज यूका को भी पता है कि जो सुजुकी है कि वो कितना स्ट्रांग है, और हमें दिखाया भी जाता है कि वो ट्रेनिंग भी ऐसा करता है जोरो की तरह। और फिर यूका उस बंदे की तरफ जाती है और अपने कर्स टेक्निक को यूज करती है, जिसका नाम है कैनाइन जो स्ट्राइक। वो अपने नेल्स को लंबा कर देती है और उस पर अटैक करती है। तो ये बंदा भी अपने कर्स टेक्निक को यूज करता है, जिसकी कर्स टेक्निक ये है कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ पर उसने अपने साइन बनाए हैं। एक मिनट, ये तो मिनाटो की टेक्निक है ना। फिर इनका लड़ाई यहाँ चल रही होती है, वहीं पर सुजुकी मारू से अपनी कटाना मांगता है। अब उसका कर्स टूल जो स्वॉर्ड है, तो उसकी पावर ये है कि उसमें फ्लेम्स आ जाती हैं। एक मिनट, यूरुची। और यहाँ पर सुजुकी अपनी बहन को बोलता भी है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। और फिर हमें उस रिंग के बारे में बताया जाता है कि जो रिंग स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं दी जाती, बल्कि एक वीकेस्ट को दी जाती है, जिसकी वजह से ये रिंग उसे प्रोटेक्ट कर सके। और ये चीज के बारे में जब सुजुकी को पता चलता है तो वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और दैट्स वाई कि वो इतनी ट्रेनिंग करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो रिंग उसको मिली है इसका मतलब वो कमजोर है। और ये चीज के बारे में उसको अपनी ग्रैंड मदर माकी से पता चला। बट हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं, जहाँ पर ये बंदा फिर से अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है। एक काला लिक्विड फैला दिया है, जिसकी वजह से कोई मूव ना कर पाए। एक मिनट, ये टेक्निक भी तो किसी और की है ना। और वो जो बंदा है वो यहाँ पर टेलीपोर्ट करने वाला है अपने सारे बच्चों को लेकर। बट यहाँ पे मारू अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी थर्ड आई की पावर को यूज करता है, जिससे उस बंदे को वन शॉट कर देता है। एंड देन इन दोनों को पता चलता है कि मारू एक एलियन है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी चीजें बता दी गई, और एक क्वेश्चन भी अब आ गया है। अब इसका जब अगला चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे कि आगे इन लोग क्या करेंगे। अब फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर वीडियो आएगी, इसलिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाले कंटेंट के लिए। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ किसी अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।